नमस्कार, फोन रडार हिंदी पर आपका स्वागत है और आज हम करेंगे रिव्यू सैमसंग के गैलेक्सी नोट एज स्मार्टफोन का। तो यह है एज स्मार्टफोन जिसमें सबसे बड़ी खूबी इसकी है एज स्क्रीन, जो साइड में आपको एक अलग डिस्प्ले मिलता है। 5.6 इंच का इसका आगे का डिस्प्ले है, मगर यहाँ पर सीमित नहीं है क्योंकि ये जो एज डिस्प्ले है वो भी आपको QHD रेजोल्यूशन से ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है। हालांकि ये सैमसंग गैलेक्सी नोट एज आपको अगर नोट 4 की बात करो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर इसका जो एज स्क्रीन है वही इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके लिए हम लोग इसको रिकमेंड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको एज स्क्रीन का उतना कोई लाभ नहीं ले सकेंगे तो आपको नोट 4 लेना ही बेहतर है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो प्राइसिंग इसकी नोट 4 से भी ज़्यादा है। तो अगर किसी को अगर ट्राई नहीं करना है कि मुझे इतने पैसे डाल के कोई अलग से फीचर नहीं चाहिए जो अगर आगे जाके मुझे कोई काम नहीं आएगा, तो नोट एज उतने काम का कोई स्मार्टफोन नहीं है। तो अगर बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की, दोनों स्मार्टफोन के बीच में नोट 4 और नोट एज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों आ रहे हैं क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 805 प्रोसेसर के साथ और दोनों में QHD रेजोल्यूशन जो है 2K रेजोल्यूशन 2560x1440 पिक्सल्स जो रेजोल्यूशन होता है दोनों में आ रहा है। मगर नोट 4 में वो 5.7 इंच स्क्रीन के साथ आ रहा है, यहाँ पे 5.6 इंच स्क्रीन होती है और ये जो एक्स्ट्रा स्क्रीन है उसका एक अलग से 160x2560 रेजोल्यूशन वो एक स्क्रीन है जो एक कर्व के साथ आता है। तो इस कर्व पे आप उसको अलग से नेविगेट कर सकते हैं और वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, अलग पार्ट होता है जो आपको अलग से नेविगेट कर सकते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे इसके अलग अलग फैक्टर्स की, जहाँ पे मुझे ये अच्छा फ़ोन अच्छा लगा और फैक्टर्स की जहाँ पर ये फ़ोन उतना लाभदायक नहीं लगा। पहले अगर इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे तो आगे की तरफ आपको मिल रहा है एक ईयरपीस और सेंसर्स के साथ साथ फ्रंट फेसिंग कैमरा, और नीचे है बटन जो होम बटन रहता है फिंगर स्कैनर के साथ, और उसके दोनों की तरफ आपको टच सेंसिटिव बटन्स मिल रहे हैं। और जो सैमसंग का स्टैंडर्ड पावर बटन होता है राइट की तरफ वो ऊपर की तरफ दे दिया है, क्योंकि एज स्क्रीन ने ही पूरा साइड का पैनल यूज़ किया है। और जो मेटालिक फिनिश जो आपको नोट 4 में गैलेक्सी अल्फा में थी वही मेटालिक फिनिश इसमें भी आ रही है, मगर इसमें थोड़ी सी शैम्फर्ड एज में प्रॉब्लम है, क्योंकि एज स्क्रीन की वजह से फिर से आपको उतना गैप नहीं मिल रहा है स्मार्टफोन कंपनी को इसमें अच्छी तरह से इसको शैम्फर्ड फिनिश देने में। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट है नीचे की तरफ, 2 माइक्रोफोन मिल रहे हैं और उसके साथ साथ S Pen पॉकेट भी है, और ऊपर की तरफ 3.5mm हेडसेट जैक है, IR ब्लास्टर भी है और पावर बटन दिया हुआ है ऊपर की तरफ, और एक थर्ड माइक्रोफोन भी है। और पीछे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा और ड्यूअल LED फ्लैश है, साथ में ये हार्ट रेट स्कैनर और नीचे की तरफ स्पीकर्स लगे हुए हैं। इसका बैक कवर रिमूवेबल है और 3000 mAh की बैटरी भी आप निकाल सकते हैं, और वहाँ पर ही आपको सिम कार्ड का स्लॉट और microSD कार्ड स्लॉट मिलेगा। ये स्मार्टफोन हाथ में पकड़ने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये नोट 4 से भी वाइड फ़ोन है और आपको ऊपर का पावर बटन रीच होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और आपको जब भी फ़ोन अनलॉक करना है तो आप नीचे का होम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लॉक करने के लिए फिर से आपको थोड़ी दिक्कत रह सकती है। और इसके सबसे जो खूबी की बात है वो है एज स्क्रीन इसका। तो ये आ रहा है 160x2560 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ, जो एक अलग से एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन दिया है, जो 1600x2560 जो इसका QHD रेजोल्यूशन है आगे का, उसके अलावा। तो ये जो एज स्क्रीन है वो आपको एप्लीकेशंस के साथ साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप एप्लीकेशंस नॉर्मल स्क्रीन पे देख सकेंगे और ऊपर नोटिफिकेशंस के लिए एज स्क्रीन काम आ सकता है, और ये एक अच्छी बात है सैमसंग की तरफ से। और अगर बात करेंगे लेफ़्ट हैंडेड यूज़र्स की, तो ये स्मार्टफोन लेफ़्ट हैंडेड यूज़र्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको एज स्क्रीन जो आपको राइट हैंड यूज़र्स के लिए काम आ रहा है वो लेफ़्ट हैंड के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर भी सैमसंग ने एक ऑप्शन दिया है 180 डिग्रीज रोटेशन का, जहाँ पे आप फ़ोन रोटेट कर सकते हैं, और इसका जो फिजिकल बटन है वो आपको फिजिकल बटन काम नहीं आएगा। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर ही आपको एक होम बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर भी ये वो अगर आप एक लेफ़्ट हैंडेड यूज़र ही है हर बार, तो आपको एक यहाँ पे इश्यू रह सकता है कि इतने पैसे डाल के अगर मुझे हर बार कॉम्प्रोमाइज़ यूज़ करना है, तो यह एक अच्छी बात नहीं है। और सैमसंग ने इसके OS को बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, एंड्रॉयड किटकैट के साथ आ रहा है, और इसमें जो टचविज UI है वो आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन S5 और नोट 4 जैसे स्मार्टफोन्स में मिलेगा, क्योंकि दूसरे सैमसंग स्मार्टफोन्स में ये वाला टचविज UI नहीं है। और इसके जो एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं एज स्क्रीन के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं, और एज स्क्रीन के लिए अलग अलग पैनल्स मिल रहे हैं आपको। पैनल्स के साथ साथ आपको चाहिए तो आपका खुद का नाम या कुछ और टेक्स्ट भी आप हैंड राइटिंग अपनी यूज़ करके लिख सकते हैं, और वहाँ पे वो एक अच्छी लाभदायक चीज़ है, क्योंकि जब आपको एक एज स्क्रीन अलग से मिल रहा है तो पर्सनलाइजेशन की बहुत सारे ऑप्शंस आपको सैमसंग ने दिए हुए हैं। और एंड्रॉयड किटकैट के बाद आपको वैसे भी इसमें एंड्रॉयड लॉलीपॉप भी मिलेगा, तो वो एक एडवांटेज है दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करने के लिए।
तो ये एज स्क्रीन जो है वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स का शॉर्टकट्स, एप्लीकेशन शॉर्टकट्स, बहुत सारे टूल्स, ये सब आपको एक अलग से ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में मिलेंगे। और हम लोगों ने जो ट्राई किया है यहाँ पे थोड़े से गेम्स भी आप खेल सकते हैं, बट वो नॉर्मल गेम्स नहीं होते हैं, क्योंकि आप जब कोई नॉर्मल गेम खेलते हैं, एस्फाल्ट 8 या ऐसा कोई गेम खेल रहे हो, तब आपको ये एज स्क्रीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर अगर कोई आपको नोटिफिकेशन आ गया जब आप गेम खेल रहे हो, तो उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज स्क्रीन में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो कैमरास के लिए बहुत ही जानी जाती है, बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि सोनी का जब 20 मेगापिक्सल का कैमरा सैमसंग के 16 मेगापिक्सल कैमरा की जैसे क्वालिटी नहीं ले सकता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना अच्छा कैमरा रहेगा। और ये नोट एज में आपको गैलेक्सी नोट 4 जैसा ही 16 मेगापिक्सल कैमरा पीछे की तरफ मिल रहा है और आगे की तरफ 3.7 मेगापिक्सल कैमरा आ रहा है। तो अच्छे कलर आउटपुट के साथ फ़ोटोज़ लेगा और HDR में और भी अच्छा आपको कैप्चर मिल सकता है। और इसके ऑन स्क्रीन ऑप्शंस जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं। ये स्पेशली नोट एज के लिए जो आपको ऑप्शन है पूरे ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वो थोड़े यूजर्स के लिए अच्छा रहेगा, मगर थोड़ों के लिए ये थोड़ा मुश्किल भी रह सकता है, क्योंकि जब आप फ़ोन को एक हाथ से पकड़ के फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हो तो ऑप्शंस पूरे ऊपर की तरफ है और वो ऑप्शंस अननेसेसरली दबा देते हैं। तो वो एक इश्यू थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, मगर जो 2 हाथ यूज़ करके अगर फ़ोटोज़ ले रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शंस ऊपर की तरफ जाना बहुत ही लाभदायक है। तो ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कैमरा की इसकी, और वीडियो कैप्चरिंग और फोटो कैप्चरिंग दोनों के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा सैमसंग गैलेक्सी नोट एज में दिया गया है। और इसकी 3000 mAh की जो बैटरी है वो तो एक दिन के लिए अच्छी तरह से आपको यूसेज देगी, मगर कंपटीशन में गैलेक्सी नोट 4 है जिसकी बैटरी इससे भी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ की गई है और इससे भी ज़्यादा आपको लाइफ मिल रही है, क्योंकि ये आपको एक दिन का यूसेज आराम से देगा, मगर गैलेक्सी नोट 4 की बैटरी एक दिन से ज़्यादा आराम से यूसेज दे देगी। तो बैटरी में अगर आप कंपेयर करोगे तो नोट एज उतनी अच्छी बैटरी नहीं है, मगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो आपको ये यूसेज अच्छी तरह से मिल जाएगा एक दिन के लिए। तो फाइनली अगर आप इसके एंड करोगे तो ये एक कुछ नया कॉन्सेप्ट है अगर आपको ट्राई करना हो तो, मगर ये उतना लाभदायक सबके लिए नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स यूज़ करके आपको एक ऐसे लग रहा है कि वही स्मार्टफोन्स हर साल रिपीट हो रहे हैं और मुझे कुछ अलग सा देखना है, तो नोट एज एक ऐसा स्मार्टफोन है जो आप चूज़ कर सकते हैं। और दूसरे कंपनीज में अगर देखोगे तो सिर्फ LG का G Flex स्मार्टफोन है जो एक ऐसा कर्व्ड बॉडी के साथ आ रहा है। यहाँ पे बॉडी कर्व नहीं है, मगर एक स्क्रीन है जो कर्व्ड है, तो ये एक अलग सा स्मार्टफोन है अगर आपको ट्राई करना हो तो पहले हम बात करेंगे जो फीचर्स मुझे अच्छे नहीं लगे या सैमसंग गैलेक्सी नोट एज मुझे क्यों पसंद नहीं आया। वो है ये पहली बात जो मैंने कही थी कि ये जो रिम ऊपर का है फ़ोन के ऊपर का, तो जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं बहुत देर के लिए, तो ये जो रिम है वो थोड़ी सी पॉप आउट हो रही है और कान में थोड़ा दर्द के जैसा महसूस होता है, जो नॉर्मली कोई स्मार्टफोन्स में नहीं होता है। और जब इतने पैसे दे के आप अगर एक स्मार्टफोन में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो वो स्मार्टफोन लेना ही कोई काम का नहीं रहता है। अब दूसरी बात है इसके स्पीकर्स की। स्पीकर जो बैक लोकेटेड है, तो आप कहीं कोई फ्लैट सरफेस पर रख दो और अगर आपको कोई मूवी देखनी हो तो यहाँ पे आपको उतनी अच्छी तरह से साउंड आउटपुट नहीं आता है। और तीसरी बात जहाँ पे मुझे ये फ़ोन उतना पसंद नहीं आया वो है कि मुझे बहुत केयर करना पड़ता है इस स्क्रीन का, क्योंकि अगर जब मैं ये हाथ से पकड़ रहा हूँ तो कभी कभी मुझे ये एप्लीकेशन दबाने की कोई गलती की गुंजाइश रहती है और मुझे लगता है कि कभी कभी मैं एप्लीकेशन को ऐसे ही दबा दे रहा हूँ आइकॉन्स को और अननेसेसरली एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं। और लास्ट एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी स्मार्टफोन में कि जो इसके एप्लीकेशंस बने हुए हैं स्पेशली ये जो एच स्क्रीन के लिए, वो उतने ऑप्टिमाइज नहीं है। और ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन नॉर्मल ऐप से तो अलग है ये, फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि एक्सपीरियंस आपको उतना जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है इतने पैसे डाल के। तो ये थी इसकी प्रॉब्लम्स। अब बात करेंगे इसकी खूबियों की। खूबियों में पहली बात है इसके इनोवेशन की, क्योंकि सैमसंग एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी है जो पहले तो बहुत नामी थी, पर अभी के लिए इसका नाम थोड़ा ख़राब होने लगा है, क्योंकि हर बार वही डिज़ाइन, वही सॉफ्टवेयर और वही चीज़ों के साथ आ रहा है, मगर कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जिसने इस टेक्नोलॉजी की यूज़ किया है और ऐसा कोई स्मार्टफोन बनाया है। तो स्क्रीन हालांकि इतना खास बहुत लोगों के लिए नहीं रहेगा, फिर भी एक नया इनोवेशन सैमसंग ने लाया है, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरी बात है इसके कैमरा कॉम्बिनेशन की, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो 16 मेगापिक्सल कैमरा इसका, जो नोट 4 के साथ साथ सिमिलर कैमरा है,
तो ये बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ लेता है और कैप्चर क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और इसका सेल्फी कैमरा जो है आगे तरफ वो 3.7 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, वो भी बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ लेता है। हालांकि डिटेल्स इतने अच्छे हैं कि कभी कभी ऐसे लगता है कि फेसेस में इतनी डिटेल्स नहीं दिखने चाहिए, फिर भी ठीक है कि एक अच्छा कैमरा कॉम्बिनेशन सैमसंग ने दिया है स्मार्टफोन में। नेक्स्ट है इसके वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन की। तो वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन में ये 3 माइक दिए हुए हैं, ये ऊपर की तरफ एक माइक है और नीचे की तरफ 2 माइक्रोफोन है। तो उसका एडवांटेज लेके बहुत ही अच्छा वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन है। तो जिसको इंटरव्यूज़ में अगर कोई माइक की ज़रूरत है तो एक अच्छे माइक की तरह नोट एज को भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली अगेन इसका नोट एज स्क्रीन। तो एज स्क्रीन मैंने दोनों तरफ बात कही है, एक तो एज स्क्रीन सबके लिए लाभदायक नहीं रहेगा, फिर भी अगर जिसको शॉर्टकट्स चाहिए, क्योंकि इसमें जो टूल्स अवेलेबल है आपको मेजरमेंट स्केल के जैसे और वॉइस रिकॉर्डर डायरेक्ट शॉर्टकट आ रहा है, टॉर्च एप्लीकेशन और आपको कॉन्टैक्ट्स के शॉर्टकट्स मिल रहे हैं और उसके साथ साथ थोड़े न्यूज़ फीड्स आ जाते हैं, यहाँ पे ट्विटर के ट्रेंड्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए एज स्क्रीन थोड़ा लाभदायक रहेगा जिनको अगर उसका कोई एडवांटेज मिल रहा हो तो अगर फाइनली बात करें कंपटीशन में नोट 4 और नोट एज की, तो नोट 4 एक बहुत ही बेहतर स्मार्टफोन रहेगा इससे, क्योंकि अगर नोट एज अगर आप एज स्क्रीन का कोई फ़ायदा नहीं रहे हैं तो ये कोई काम का फ़ोन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बैटरी की भी इशू रहेगी। 3000 mAh बैटरी है और नोट 4 में आपको 3220 mAh की बैटरी है और वो मुझे थोड़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगी। और दूसरी बात करेंगे अगर आपको प्राइसिंग में आपको नोट एज थोड़ा ज़्यादा प्राइसिंग है। तो फाइनली ये था हमारा रिव्यू गैलेक्सी नोट एज स्मार्टफोन का। देखते रहिए फोन डॉट हिंदी दूसरे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।